1 मिनट रुकिए ज़रा ये बंद कर देता हूँ। ओके। हम संसद कर रहे थे। मेरे को ये बताएँगे हम कहाँ पहुँचे थे? देखो भूल गया वो कहाँ था मैं। कोई बता सकता है हम कहाँ पर थे? 1 मिनट ज़रा। जी सर, सर हम राज्यसभा कर रहे थे सर, राज्यसभा की अवधि और उसके कार्यकाल के बारे में बात कर रहे थे। ओके। ठीक है। हुँ। तो मैंने ये राज्यसभा की शक्तियाँ तक आपको करा दिया था। आज लोकसभा शुरू करेंगे जी। रुको ज़रा मैं इसको शेयर से करूँ। चलिए लोकसभा से शुरू करते हैं। आई होप पीछे का आपको क्लियर है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ना थोड़ा-सा मूल-चूक सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे श्री जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और जो प्रथम उपसभापति थे, वो थे मधुभूषण अनंताशयानम अयंगर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था। लोकसभा के अंदर हमारे संविधान ने अधिकतम कितनी संख्या निर्धारित की है? वो है 550। ध्यान रहे 550। ये 552 हुआ करती थी पहले 2019 तक। 2019 से फिर इसके अंदर चेंजेस आई हैं। जो 2 आंग्ल भारतीयों की जो नामित सीटें थी लोकसभा में, वो खत्म कर दी गई। क्यों की गई? क्योंकि उनकी जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व अब नहीं हो सकता। तो अब वो 2 घट गई तो 550 हो गई हैं। ठीक है जी? हाँ, यहाँ पे ये लिखा है आंग्ल भारतीयों के आरक्षित सीटें जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है जी। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दी गई। और वर्तमान में जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो 345 सीटों पर होते हैं जी। लोकसभा का जो चुनाव होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, लोकसभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मीन्स अगर आप 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के हैं तो आप अधिकारी हैं कि आप प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेकर लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, और अपना प्रतिनिधि के पक्ष में आप वोट कर सकते हैं। ठीक है जी? इसलिए इसको लोगों का प्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन। ये कुछ एक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, पेपर में आने वाला नहीं है। हाँ, लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है। मीन्स इससे पहले हमने जो देखा था राज्यसभा का, वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। ठीक है जी? और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर। ये वाला वैसे नहीं होता है, लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव ऐसे नहीं होता है। इनका चुनाव ये होता है कि एक संसदीय क्षेत्र से, ठीक है, या फिर एक चुनावी क्षेत्र से जितने भी सदस्य खड़े हैं अलग-अलग पार्टियों के, उनमें से सबसे पहले जो सर्वाधिक वोट ले जाता है, वही विजयी होता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट ले लेता है, वही विजयी होता है। जिसने सबसे पहले विजय स्तंभ को पार कर लिया, पूर्ण कर लिया, क्रॉस कर लिया, वही विजय होता है। इस प्रणाली से विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होते हैं। और राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, ये होते हैं अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व द्वारा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
अब लोकसभा में क्या होता है, जो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से लोग उनको सीधे चुनते हैं। अब जैसे हिमाचल का एग्जांपल लेते हैं, हिमाचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं। तो लोकसभा इन 4 सीटों के लिए जो है सभी पार्टियां अपना-अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगी। तो जो जीतेगा वो लोकसभा के अंदर सीधे चुन के जाया। ये वही सारी चीजें जो मैंने अभी यहाँ पर बोली है, सेम वही है। अब लोकसभा के जीवन काल की या अवधि की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं कि लोकसभा का जो एक आम कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। लेकिन लोकसभा का ये 5 वर्ष का कार्यकाल सुरक्षित या निश्चित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा के अंदर जो सरकार बनती है वो बहुमत के आधार पर बनती है। बहुमत मतलब जिस पार्टी के पास सर्वाधिक सीटें होंगी पूरे देश की, वो सरकार बनाती है। ठीक है? जब तक उसके हाथ में वो सीटें हैं, जब तक वो पार्टियां आपस में जुड़ी हैं, संगठित हैं, तब तक वो सरकार बहुमत में है और संसद में सरकार बनाई हुई है। लोकसभा में सरकार बनाए हुए है। जैसे ही वो टूटी, कमजोर पड़ी, 50% से नीचे आ गई, जैसे 273 अंक है, तो सरकार को गिरना माना जाता है। और अगर ऐसी स्थिति में सरकार गिरती है, तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है, उसे मौका दिया जाता है सरकार बनाने का। उसको अपना बहुमत साबित करना पड़ता है। कुछ दिन की अवधि दी जाती है इस काम के लिए। ठीक है जी? तो इससे ये साबित हो गया, इससे ये क्लियर हो गया कि लोकसभा बेशक 5 वर्ष की होती है, वो तभी चलती है जब एक दृढ़ सरकार बनती है, एक मजबूत सरकार केंद्र में होती है, जिसने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल कर ली होती हैं, जो 273 के अंक से खुद ही पार हो गई है, तो वो सबसे मजबूत सरकार होती है, वो 5 साल निकालती है। तो लोकसभा के 3 प्रकार के जीवन बताए गए हैं जी। एक तो सामान्य, जो आम चुनाव के बाद पहले बैठे थे, 5 साल का होता है और 5 साल पूरे होने के बाद फिर से इलेक्शन होते हैं, तो वो स्वतः ही भंग हो जाती है। या फिर लोकसभा का कार्यकाल राष्ट्रीय आपातकाल के समय 1 साल के लिए, नॉर्मल से 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये दूसरे टाइप का उसका एक कार्यकाल हो गया, ठीक है जी। ओके। हाँ, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बोला है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की ना मैंने, तो अभी पिछले कल 25 तारीख को, 25 जून को ही आपातकाल लगा था, 1975 में। तो संविधान हत्या दिवस के रूप में ऐसा मनाया गया था। तो 5वीं जो लोकसभा थी 1972 से 1973 के बीच में, जो कि 18 मार्च 1976 को समाप्त होनी थी, संसद ने एक अधिनियम लाकर उसको बढ़ा दिया। तो 5 साल 10 महीने और 6 दिनों की इसकी अवधि कर दी गई। तो राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर जो था ये समय उसका बढ़ा था। और विधानसभा के अंदर भी ऐसा ही होता है। विधानसभा के अंदर भी यही सिस्टम चलता है, क्योंकि वो उसकी कॉपी है। तीसरा, लोकसभा की जो तीसरी लाइफ है, मतलब लोकसभा किस पे बेस्ड है, कि राष्ट्रपति किसी भी समय 5 साल पूरे होने से पहले भी लोकसभा भंग कर सकते हैं। ठीक है? उनको अधिकार है और इस फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये बहुत ही टाइट सी सिचुएशन होगी कि राष्ट्रपति को ये पावर दे रखी है कि वो किसी भी समय लोकसभा भंग कर सकते हैं, यानी कि सरकार गिरा सकते हैं और इसके विरुद्ध कोर्ट में भी नहीं जा सकते। परंतु मैं आपको बताऊं, ऐसा अगर हम कहें ना मॉरल और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नहीं करना चाहिए और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इसलिए आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है, उनका यही प्रयास होता है कि हमारा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बने। ठीक है? हमारा व्यक्ति मीन्स वो व्यक्ति बीजेपी का होगा, लेकिन वहाँ जैसे अभी बीजेपी की सरकार है, तो मैं बीजेपी का एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो व्यक्ति बीजेपी का होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से वो सक्रिय राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। तो वो कट कुछ महीने, कुछ साल से वो सक्रिय राजनीति में नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ढूँढा जाता है और जिसके अंदर प्रशासनिक नॉलेज भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं, वो झारखंड की गवर्नर थी, राष्ट्रपति बनने से पहले। गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो राज्यपाल जो होता है वो किसी पार्टी को फेवर नहीं करता, वो एक न्यूट्रल पर्सन की तरह काम करता है। तो इसीलिए उनको जो है राष्ट्रपति बनाया गया है। उससे पहले श्री रामनाथ कोविंद थे, वो बिहार के गवर्नर थे। तो बैकग्राउंड देखा जाता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके बाद ही जो है राष्ट्रपति को ऐसे चुना जाता है। तो राष्ट्रपति की ये नैतिकता होती है कि वो ऐसा कार्य ना करे, पर प्रावधान है। ठीक है जी? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जिस समय उसमें कांग्रेस की सरकार थी, उस समय लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था कि लोकसभा जो है ये भई 6 वर्ष कर दी जाए।
लेकिन वे जब सरकार गिर गई तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो नई दल की नई सरकार बनी, उन्होंने फिर से यथास्थिति कर दी कि जो संविधान में पहले से दे रखा था वही वापस 5 साल का सिस्टम कर दिया। अब मैंने एक शब्द यूज किया था, निर्वाचन क्षेत्र या चुनाव क्षेत्र, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ये कौन डिसाइड करता है? इसको बोलते हैं परिसीमन आयोग। माफ कीजिएगा, आयोग नहीं, हाँ जी ठीक है, आयोग। मैंने यहाँ आयोग लिखा नहीं है कहीं पर भी। डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का ये काम होता है कि वो पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उनको उनके इस हिसाब से टुकड़े करे, पीसेस करे कि पूरे देश की जनसंख्या लगभग हर एक टुकड़े के अंदर बराबर हो। लगभग एक टुकड़े, हर एक टुकड़ा जनसंख्या के हिसाब से लगभग बराबर होना चाहिए। इसको मैं छोटे स्केल पे कर दूं तो हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल के अंदर 12 जिले हैं। इन 12 जिलों को इस तरह से पीसीस के अंदर किया गया है, जैसे विधानसभा का इलेक्शन होता है तो 68 पीसीस होते हैं, पूरे हिमाचल के टुकड़े किए जाते हैं। तो 68 टुकड़े इस तरह से किए जाते हैं कि पूरी 68 पीसीस की जो जनसंख्या है, हर पीस के अंदर जितनी जनसंख्या है वो लगभग बराबर हो हर पीस के अंदर। अब इसको इंडिया के स्केल पर ले आओ, भारत के स्केल पर ले आओ, सही वो चीज की जाती है। तो ये कैसे होता है? परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, क्योंकि हर 10 साल बाद, नॉर्मली हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, जन की गिनती होती है। तो उससे पता चलता है कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, किस क्षेत्र में ज्यादा हुई है, किस क्षेत्र में कम हुई है। उस हिसाब से फिर हर 10 साल के बाद जैसे सरकार निश्चित करे, ये परिसीमन आयोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज, चुनावी क्षेत्रों को बांटते हैं, किसी को छोटा करते हैं, किसी को बड़ा कर देते हैं, किन्हीं दो क्षेत्रों को मिला देते हैं, या क्षेत्र खत्म कर देते हैं, या जैसी भी स्थिति होगी। तो ये काम होता है परिसीमन आयोग का। ठीक है जी। ये परिसीमन आयोग की स्थापना जो है परिसीमन कानून 2002 के अनुसार की जाती है। इसके अंदर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो होते हैं, तथा संबंधित राज्य के जो आयुक्त होंगे, चुनाव आयुक्त होंगे, वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है जी। ये सारे मिलके काम करते हैं, सारी प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें करते हैं। ये होता है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप यहाँ फंस सकते हैं अगर क्वेश्चन कभी फंसा तो, ये कौन करता है? संसद करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या चुनाव आयोग करता है? तो जी राष्ट्रपति करता है। और ये भारत के चुनाव आयोग के सहायता के साथ काम करता है, यानी कि राष्ट्रपति और भारतीय चुनाव आयोग मिलकर काम करते हैं। ठीक है जी, इसमें ध्यान देने वाली बात है। और ये जो परिसीमन आयोग जब अपने कामकाज में लगा होता है, तो ये जो भी आदेश या कानून पारित करता है, वो देश में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है? किसी भी अदालत के सामने जो है, ये जो भी कामकाज करे, इसके कामकाज के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। ठीक है जी? तो वैसे अभी 2026 तक, मैं आपको वैसे जीके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 2026 तक जो है, अभी परिसीमन के ऊपर पूरी तरह से रोक है। 2027 से अब फिर से परिसीमन शुरू होगा। और 2027 से शुरू होगा तो आपको पता है जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है देश की, तो बहुत सारे नए-नए चुनावी क्षेत्र बनेंगे। इसी कारण से हमारे देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने नई संसद की इमारत बनवाई है और उसमें सीटें और कैपेसिटी बढ़ाई है, क्योंकि वो जानते हैं आने वाले समय में ये बढ़ेगा। तो अब देखो ना, जनसंख्या के मामले में हम नए-नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, नई-नई चीजें कर रहे हैं। और मैंने कल भी क्लास में बोला था, जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे संसाधनों के ऊपर उतना उतना ही दबाव बनेगा, प्रदूषण उतना ही बढ़ेगा, परेशानी उतनी ही बढ़ेंगी। तो सरकार को थोड़ा इस ओर भी बैलेंस करते हुए देखना चाहिए कि हम जनसंख्या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भूखमरी और प्यास या ज़रूरतों के अभाव, या फिर कह सकते हैं उसको बेरोज़गारी, ये सब ना देखनी पड़े। क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही क्वालिटी गिरेगी हर चीज़ की, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे तो क्वालिटी गिरती है हमेशा। तो इन चीज़ों को सँभालना बहुत आवश्यक हो जाता है। आगे हमारा टॉपिक है वो है सांसद की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो 10वीं अनुसूची के अनुसार अयोग्य किया जा सकता है वो सदन के जो पीठाधिकारी होते हैं, वो दल बदल कानून के तहत जब कोई सांसद जो है किसी पार्टी के टिकट से जीत के आता है और जीतने के बाद कुछ समय के बाद दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, या पार्टी ज्वाइन करके घोषणा करता है, तो उसकी संसद सदस्यता छिन जाती है। ऐसा 10वीं अनुसूची में वर्णित है और इसको दल बदल विरोधी कानून कहा गया है।
और इस पर फैसला लेने का अधिकार जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, जैसे राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में सभापति होते हैं और राज्यसभा में यहाँ उल्टा लिख दिया, और राज्यसभा में अध्यक्ष होते हैं, इनके द्वारा किया जाता है। और अगर किसी को दल बदल कानून से, ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर होता है, ये पूरे पार्टी के ऊपर नहीं होता, क्योंकि कोई एक व्यक्ति पार्टी चेंज करेगा ना, तो उसके उसके लिए है, क्योंकि पहले लोग बहुत दल बदल करते थे, जिससे कि सरकार बड़ी अस्थिर रहती थी, इसलिए ये कानून लाया गया है। फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है, ये सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन आता है कि कहीं इस पर्टिकुलर सांसद के ऊपर कोई राजनीतिक द्वेष की वजह से तो नहीं इसको तंग किया जा रहा, तो ये सब देखा जाता है। अच्छा, और किस-किस सिचुएशन के अंदर जो है सांसद का अयोग्यता घोषित की जाती है? अगर कोई अ, इसको बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट मेंबर, होता है ना कई इंडिपेंडेंट इलेक्टेड होते हैं, जो उनको किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतता है, सांसद बनता है और संसद के अंदर आके वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बन जाता है, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। जनता ने उस पर विश्वास किया और प्रमुख पार्टियों को जनता ने बहिष्कार किया। अब वो व्यक्ति अगर संसद के अंदर जाके कोई पार्टी जॉइन कर ले, तो वो जनता के ने जिनको चुना है, जिस जनता ने, उसका विश्वासघात होगा। इसलिए उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है और फिर उसका भविष्य खत्म ही है, क्योंकि दोबारा उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने संसद सदस्य बन गया, जैसे राज्यसभा में तो 12 बनते हैं। अगर उनमें से कोई मनोनीत सदस्य, सदस्य बनने के 6 महीने के अंदर-अंदर किसी राजनीतिक दल का भाग या सदस्य नहीं बनता है, तो उसकी सदस्यता चली जाती है। कोई मनोनीत सदस्य सांसद बनने के 6 महीने के भीतर-भीतर अगर किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है, नहीं जॉइन करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ठीक है जी? हाँ, एक व्यक्ति अगर किसी ने स्वेच्छा से एक राजनैतिक दल छोड़ दिया है, जिसके टिकट पर वह सदन में जीत गया है, तो भी उसकी सदस्यता चली जाती है। वो छोड़ ही दिया उसने, तो ऑब्वियसली जिस पार्टी के से जीत कर आया है, वहीं से वो सदस्य छोड़ ही दे पार्टी को, तो टिकट तो उस पार्टी का था, तो उसकी सदस्यता अपने आप चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, पार्टी ये आदेश करती है कि इस पर्टिकुलर विषय के ऊपर हमें वोट करना है, पक्ष या विपक्ष में, और पार्टी का कोई सदस्य अपनी मनमर्जी से कुछ भी फैसले कर ले खुद ही, मतलब पार्टी की बात ना माने, डायरेक्शन जो उसको दी गई, निर्देश दिए गए, वो ना माने, और ऐसा अगर बार-बार हो, तो भी उसे जो है पार्टी से निकाला जा सकता है, और निकाला गया तो फिर उसकी जो सदस्यता वो भी चली जाएगी। बाकी मैंने दल बदल विरोधी कानून आपको बताया, ये पीछे वाला। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दल बदल विरोधी कानून है, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लाया गया था, के माध्यम से पेश किया गया था। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि दल बदल विरोधी कानून जो 10वीं अनुसूची के अंदर वर्णित है, वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा लाया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कि संसद की सीटें कैसे खाली हो सकती हैं। पहला, कोई सांसद है, अनुपस्थित है, आता ही नहीं है। अगर देखिए कोई सांसद 60 दिन तक लगातार बिना किसी को सूचित किए, किसी को भी सूचित नहीं किया है। अब मतलब एक्चुअल प्रोसीजर तो ये होता है कि अगर आपको छुट्टी जाना है, तो एक अप्लाई करने का हिसाब होता है कि एक लंबी छुट्टी जाना है। तो आपको जो संसद का सचिवालय होता है, वहाँ जाके बताना होता है। अगर कोई 60 दिन तक लगातार सांसद अनुपस्थित है सदन से, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। कोई अगर किसी का चुनाव ही अयोग्य करार दे दिया जाए, या वो व्यक्ति ही अयोग्य करार दे दिया जाए, तो भी सीट खाली हो गई। कोई सांसद त्यागपत्र दे दे, फिर खाली हुई। किसी सांसद की अचानक मृत्यु हो जाए, तो भी वो कुर्सी खाली हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया 60 दिन की अवधि, वो सारी यहीं पे बताई गई है। ये त्यागपत्र है। ठीक है जी? अब डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? मान लीजिए न्यायालय द्वारा उसका जो चुनाव था, उसको शून्य घोषित कर दिया कि इसमें धांधली हुई है, गड़बड़ हुई है। ठीक है? उसे अगर सदन से निकाला गया है, तो भी सीट खाली है। यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए, राज्यपाल के पद के लिए जाता है, कई बार ऐसा भी होता है, चुन लिया जाता है, तो भी वो सीट खाली हो जाती है। इसमें वही सब चीज़ें बताई गई हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं।
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति अपनाई जाती है कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, वो मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में सभी राज्यों के लिए एक समान होना चाहिए। जो मैंने पीछे बोला वही सब है, क्योंकि मैंने बोला ना पूरे देश को बांटा जाता है छोटे छोटे हिस्सों में, 545 हिस्सों में। इन 545 हिस्सों के अंदर की जो जनसंख्या है वो लगभग सभी हिस्से की बराबर होनी चाहिए। उसी को वो बैलेंस तभी बैलेंस बनेगा, तभी एक फेयर रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा सभी लोगों का। ठीक है, और जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है वहां पर यह सिस्टम लागू नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि हिमाचल की जनसंख्या कितनी है। 2019 में 104वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो है सीटों का फिर से आरक्षण कर दिया गया है, जो कि 25 जनवरी 2030 तक लागू है। ठीक है जी, ये लोकसभा इलेक्शन की यहाँ पे बात की गई। मैंने पीछे भी थोड़ा सा बताया, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली होती है। जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक सबसे पहले वोट मिल जाते हैं वो विजयी होता है। ठीक है जी, इस पद्धति को बहुलता प्रणाली भी कहा जाता है, प्लुरैलिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ये सब आपके पढ़ने के लिए चीजें, आप इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है। इनका होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल मत द्वारा, संक्रमणीय एकल मत द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का इलेक्शन के लिए है राज्य की विधानसभा और लोकसभा केवल। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो चलिए ठीक है, हम संसद के पीठासीन अधिकारी का इंट्रोडक्शन करके यहां रुकूंगा मैं। इनको बोलते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। हम जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा, आप जानते हैं ये चीजें, हमको पहले क्लियर है, हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं इस चीजों को। लोकसभा के अंदर हम सभापति भी बोल सकते हैं, अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। देखिए ये टर्म थोड़ी मिक्स चलती है, क्योंकि चेयरमैन को अगर इंग्लिश में हिंदी में रूपांतरित करके आप लिखेंगे तो अध्यक्ष आता है। तो राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अंदर सभापति कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी शफलिंग मैं आपको करके दे दूंगा, क्योंकि वो स्पीकर है, स्पीकर को सभापति कहा जाता है नॉर्मली, और उपसभापति जो उनके साथ होते हैं। तो ये जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं सदन के, ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, वहां से ये चीज ली गई है। इस 1919 के कानून को, अधिनियम को जो है मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ये हिस्ट्री में आपने देखा होगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया, श्री जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत के पहले जो आम चुनाव होने के बाद जो लोकसभा बनी थी, वो पहले अध्यक्ष ये थे। अब क्योंकि चलो ठीक है, और ये श्री अनंतास्यानम अयंगर का मैंने आपको बता दिया था, ये भी रहे थे। सेम चीज यहाँ पे आ रही है। तो जब प्रथम लोकसभा अध्यक्ष मावलंकर साहब थे, ये हाँ 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 हाँ, ठीक है, ये सच। अच्छा, इसमें मैंने आपको ये बताया कि मावलंकर साहब जी थे, और ये जो जीएमसी बाल जोगी, क्योंकि मावलंकर जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक दो व्यक्ति हैं, इंपॉर्टेंट रखिएगा, कि हमारे जो लोकसभा के जो सभापति हैं वो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर और जीएमसी बाल योगी, ऐसे दो अध्यक्ष रहे हैं लोकसभा के, जिनकी मृत्यु इनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। अभी तक हिस्ट्री में ये है। ठीक है जी, और जब आप राष्ट्रपति का रिवीजन करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो कौन से पहले राष्ट्रपति थे जिनके अपने कार्यकाल में मृत्यु हुई थी, और दूसरे का भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कुछ एक अनुच्छेदों की बात की गई है, इसमें आपने नहीं जाना है, ज्यादा अनुच्छेदों के चक्कर में नहीं फंसना है आपने। ये जस्ट क्योंकि मटेरियल दिया गया है इसके अंदर, तो कुछ चीजें आपको ऐसे भी मिलेंगी जो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वेस्ट है, पर आपके एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाएंगी। जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इन दोनों का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार किया जाता है। तो एक इंफॉर्मेशन है, इनके आने के चांसेस कम हैं, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ो मत, आप पढ़ सकते हो, इसलिए यहां पे लिखा है। ठीक है जी, अनुच्छेद 94 में कहा गया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की छुट्टियों के बारे और इस्तीफे के बारे में, ठीक है, बात की गई है। अनुच्छेद 95 के अंदर उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के कार्य को करने या उनके स्थान पर कार्य करने के
अधिकार के बारे में बात की। तो ये बहुत पेचीदा सा हो गया है, ठीक है। तो आप ये पहले वाला याद रख सकते हो, बाकी आपको जाने की ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 93 को मैंने थोड़ा सा बताया है, जैसे अध्यक्ष सदन का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होता है, ऐसा, क्योंकि ये जो है ना, ये स्पीकर के बारे में है, 93 अनुच्छेद स्पीकर के बारे में है। जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, मैं यहाँ पे अध्यक्ष बोल रहा हूँ स्पीकर को, ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सदन के सदस्य होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोकसभा के जो सभापति होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य भी होते हैं, सांसद भी होते हैं, ये भी चुनाव लड़के जीत के आए होते हैं। फिर जो जो सरकार सत्ता में होती है, वो डिसाइड करती है कि किसको हमें अब लोकसभा का अध्यक्ष बनाना है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष का भी चुनाव होता है, उसके चुनाव की भी तारीख निश्चित की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन एक प्रथा ये चलती आई है कि विपक्ष भी उस नाम को स्वीकार कर लेता है, तो चुनाव प्रक्रिया के प्रोसेस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है जी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये भी लोकसभा के सदस्य या सदस्य होते हैं, ठीक है। और लोकसभा की जो पहली बैठक होती है जी, इसके ठीक बाद सदन के ही उपस्थित सदस्यों द्वारा इनको बहुमत से चुन लिया जाता है, और ये सदन के सदस्यों से ही आते हैं। और स्पीकर के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति द्वारा सुनिश्चित की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है, निश्चित की जाती है। अब ये जो लोकसभा के सभापति हैं, ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? जब तक कि सरकार पावर में है, जब तक कि नई सरकार नहीं कोई बन जाती, यानी कि 5 साल जब तक सरकार है, बहुमत में है, चल रही सरकार, लोकसभा बहुमत में चल रही है, तब तक ये भी रहते हैं। ये अपना पद कब खाली कर सकते हैं? जब वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, या वो अपना त्याग पत्र दे दें। किसको देंगे? अच्छा, लोकसभा के सभापति किसको त्याग पत्र देंगे? अपने उपसभापति को, डेप्यूटी स्पीकर को, या फिर सभापति को किसी एक प्रस्ताव लाके हटा दिया जाए, तो ये पद की उनकी रिक्ति हो जाती है, ठीक है जी। अब उनको हटाना है तो क्या होगा? तो उसके लिए सबसे पहले उनको अगर हटाना है तो एक प्रस्ताव लाया जाता है, इसकी एक प्रक्रिया है। इसको इम्पीचमेंट, महाभियोग नहीं बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रहे। प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का एक अग्रिम सूचना इनको देनी पड़ेगी, ताकि ये भी अपनी बात रख सकें। जब इनके ऊपर इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, उस समय ये लोकसभा में आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, सारा बात रख सकते हैं। और जब वोट डालने का समय आता है, तो जैसे बाकी सदस्य नॉर्मली वोट डाल रहे होते हैं, तब ये भी वोट डालेंगे, ठीक है जी। बस फर्क क्या होगा, ये अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, उस पद पर नहीं बैठेंगे। ये जो लोकसभा के जो सभापति होते हैं, इनके पास वोट डालने की शक्ति के नाम पे ना एक शक्ति है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। नॉर्मली क्या होता है, जो लोकसभा के सभापति होते हैं, ये वोट नॉर्मली नहीं करते हैं। ये वोट तभी करते हैं किसी विषय के ऊपर, जब उस विषय में वोटिंग के दौरान बराबर वोट पड़ जाए, 50-50 वोट पड़ जाए, जिसको बोलते हैं टाई। उस समय वो अपने वोट डालने की शक्ति का प्रयोग करते हैं और मत डालते हैं। और मत डालने से क्या है, एक साइड ज्यादा हो जाएगा वोट, तो ये बराबरी को तोड़ने के लिए मत डालते हैं, ठीक है जी। क्योंकि बराबरी टूटेगी तभी तो यस और नो एक तरफ फैसला हो पाएगा। तो जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही हो, उस समय वो बराबरी को तोड़ने वाला अपना मत, जिसको कास्टिंग वोट बोलते हैं, वो नहीं डाल सकते, ठीक है जी। आज मैं यही ब्रेक लेता हूं, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा। अगली क्लास में फिर आगे का विषय लेंगे, ठीक है जी। कोई प्रश्न पूछ लीजिए, फिर क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।